हेलो मेरे प्यारे मास्टरनियों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपका तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का ज्योग्राफी का कर लिया था। आज जो हमारा हुआ चैप्टर नंबर कितना है तो 3 है और जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है कि हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए यानी कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या है हमारा, याद करिए कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेंटल का अपर वाला भाग और जो हमारा भूपर्पट यानी क्रस्ट है, इस दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं तो स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इस पर जिक्र किया था। क्या करें कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। देखिए अब यह स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए भूपर्पटी में अनेक बड़ी बड़ी और कुछ छोटी कठोर एवं असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है धरती की बहुत मोटाई वाले भाग पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग एक प्लेट पर खड़े हैं। प्लेट कहने का मतलब क्या, खाना खाने वाला प्लेट नहीं, खाना खाने वाला प्लेट नहीं, मैं धरती की प्लेट की बात कर रहा हूँ। देखिए कल थोड़ा सा कल की बातों को अगर जिक्र करें, याद करें तो थोड़ी सी हमें समझ में आएगी। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो है क्या है, मेंटल वाला भाग, और मेंटल वाला भाग में क्या है, मैग्मा है, और ये मैग्मा क्या है, तरल रूप में है। और इसी तरल रूप में जो है इसी के ऊपर हमारा क्या है तो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है। यह स्थल मंडल क्या है ना कि जो है अलग अलग टुकड़ों में बटा है। कहिएगा सर ये अलग अलग टुकड़ों में कैसे हो गया, ये बात तो हमें हजम ही नहीं हो रही। हम तो देख रहे हैं कि धरती एक ही है, लेकिन हम लोग जो जहां तक देख रहे हैं वहां तक हमें एक नजर आ रही है ना, लेकिन इसके दूर तो भी देखा जाए। अब देखिए कैसे, इस बातों को मैं थोड़ी सी समझा रहा हूं, देखिएगा कैसे। देखिए ये हमारा क्या है तो पूरा का पूरा पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के ऊपर जो हमारा स्थल मंडल है यह कई प्लेटों में बटा हुआ है, कई प्लेटों में बटा हुआ है। कुछ बड़े प्लेट है तो कुछ छोटे प्लेट है। हम लोग जहां देखिए ये इंडियन प्लेट है, इधर आपका यूरेशियन प्लेट नजर आ जाएगी, इधर अफ्रीकन प्लेट है, इधर सोमाली प्लेट है, इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है, नजका प्लेट है, पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट दोनों तरफ है, और भी बहुत सारे प्लेट है। अब इसके बारे में थोड़ी सी समझिएगा, ये प्लेट आखिर है कैसे। देखिए ये होती क्या है, इस बात को भी थोड़ा सा समझिए। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारा यह धरती है, इस धरती के जो नीचे वाला भाग है यह इस मेंटल के अंदर क्या है तो मैग्मा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना इस बातों को। देखिए यही बात लिखल है, ये हमारा मेंटल है, ये हमारा मेंटल है, और इस मेंटल के नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। इस मेंटल के नीचे मैग्मा भरा हुआ है। अब यह मैग्मा कैसा है तो देखिए यह पूरा का पूरा गर्म है, यह खौल रहा है। आप कुछ ऐसे समझ ले, इसको समझने के लिए आसान आप लोग एग्जाम्पल लेते, हमारे दिमाग में भी आया एग्जाम्पल अच्छा सा। हम लोग क्या करते होंगे तो दूध को कभी उबालते होंगे, और दूध को उबालते हैं आप, दूध को जो है एक बार उबाल करके ठंडे होने के लिए रख दीजिए। जब ठंडे होने के लिए रख दीजिएगा तो उस पर क्या होते हैं मोटे सा जो हम लोग छाली कहते हैं यानी क्रीम जो क्या होता है ऊपर में बन जाती है, क्योंकि हम लोग दूध को उबालते हैं उसके बाद क्या होती है क्रीम बन जाती है। फिर से आप क्या करें, फिर से क्या करें, उस उबलता हुआ वह जो ठंडा दूध जो था जिस पर क्रीम बना हुआ, क्रीम को ऐसे ही रहने दें, और फिर से अपन क्या करें गैस पर चढ़ाएं, और जो ही फ्लेम को बढ़ाते हैं तो कुछ देर के बाद दूध क्या होती है, हीट होती है, गर्म होती है। और तब देखिएगा जो दूध का जो नीचे वाला भाग होता है ना वो खौल के क्या होता है ऊपर आता है। नीचे वाला जो पेंदी वाला भाग होता है वो ऊपर आता है, और ये ऊपर आकर के दोनों ऐसे फिर ये तरफ क्या हो जाती है, गिर जाती है। फिर नीचे वाला ऊपर जाती है, ऊपर वाले नीचे आती है, नीचे वाली ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है, और यही क्रम चलती रहती है। आप कुछ देर के बाद देखिएगा जो ऊपर का जो अपना छाली होता है ना, जो छाली जिसे क्रीम कहते हैं, यह क्या होगा अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, कुछ बड़े टुकड़ों में तो कुछ छोटे टुकड़ों में। आप कभी ऑब्जर्व करके इस चीजों को देखिएगा। बस ऐसे ही हमारा धरती है, क्योंकि हमारा धरती के अंदर भी जो मैग्मा है वो क्या है खौल रहा है, वो क्या है खौल रहा है। और जब यह खौलेगा तो हमारा ऊपर में जो स्थल मंडलीय प्लेट है उसमें क्या होगा, देखिए दो गति उसमें आ जाएगी। कैसे आ जाएगी तो देखिए यह जो हमारा यह जो मेंटल है ना, जिसे हम लोग मेंटल के अंदर जो हमारी मैग्मा चैम्बर है जिसके अंदर मैग्मा रहती है उससे हम लोग मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठीक है, अब यह मैग्मा चैम्बर में क्या होती है, हमने आपको जो दूध का एग्जाम्पल लिया कि नीचे का दूध क्या होती है गर्म होकर के ऊपर उठती है, नीचे से गर्म दूध होकर के क्या होती है ऊपर आती है, और ऊपर का दूध फिर क्या होती है नीचे आती है। तो इसी जो यह जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आती है इसी गति को कहते हैं संवहनीय गति या संवहनीय धारा। क्या कहते हैं, संवहनीय गति या संवहनीय धारा। और यही बात अभी हमने बताया संवहनीय धारा के बारे में। अब देखिए यह क्या होती है कि नीचे की जो मैग्मा है
यह क्या होती है, ऊपर आती है और ऊपर आकर के टकरा के हमारे जो किससे, तो जो है स्थल मंडल से यानी लिथोस्फीयर से टकरा करके नीचे हो जाती है। ऐसे देखिए उठेगी और नीचे हो जाएगी, उठेगी और नीचे हो जाएगी, उठेगी और नीचे होगी। तो हमने कल बताया था जब उठेगी और नीचे होगी तो ये वाला जा करके इसको स्थल मंडल पर चोट करेगा, स्थल मंडल पर क्या करेगा, आहत करेगा, और स्थल मंडल पर जब आहत करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर कमजोर होगी, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगी, कमजोर होगी। और क्या होती है, यह जब ऊपर उठती है हमारी जो मैग्मा, यह क्या होती है, ऊपर उठने के बाद ये फिर गिरती है, ऐसे करके ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, इधर से भी ऊपर गई फिर नीचे आ गई, और फिर ये इधर आकर के फिर यहाँ आई, और फिर क्या होती है, यहाँ से हीट होकर के फिर ये ऊपर जाती है और ये नीचे आती है, और ऐसे करते हुए वृत्ताकार पथ में क्या होती रहती है, तो चलती रहती है, धाराएं वृत्ताकार पथ में चलती रहती है। अब एक बात थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं, हमने अभी आपको बताया, तो जो छाली होती है, छाली इसके क्या होगा, नीचे से जब उबाल मारेगा दूध, तो ये दूध जब उबाल मारेगी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये दो दिशा में हो गई, एक दिशा इधर हो गई और एक दिशा इधर हो गई। जब ये छाली पर जो ऐसे होगी तो छाली के क्या होगा, एक तरफ से इधर फाड़ देगा छाली को और एक तरफ से इधर फाड़ देगा, जिसे हम लोग क्रीम कहते हैं जी, है ना। तो दोनों तरफ हो जाएगी, और जब दोनों तरफ होगी तो उसी से बीच होकर के फिर क्या निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी, उसी से दूध उबाल मार करके ऊपर आकर के और छाली के ऊपर आ जाते हैं। इस बातों को आपने देखा होगा। और यही जो उबाल मार करके जो बाहर निकलती है ना, दूध जो बाहर निकलती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ क्या आती है, तो ज्वालामुखी आती है। क्या आती है, ज्वालामुखी आती है। ये दो प्लेट दोनों तरफ हो गई, या दो प्लेट, एक प्लेट इधर हो गई, एक प्लेट इधर हो गई। ये जो ऊपर वाला जो छाली जैसे पतली है ना, ये तर में तो पूरा क्या होती है, हमारे पूरा दूध होती है, ऊपर से क्या होती है, छाली यानी क्रीम की पतली जो परत होती है, वही हमारा क्या है, वही हमारा स्थल मंडल है यानी लिथोस्फीयर है। और उसके नीचे वाला जो आपको दूध वाला जो भाग दिख रहा है वो हमारा क्या है, तो मैग्मा चेंबर अर्थात मेंटल वाला भाग है, ठीक है। और इसी मेंटल के ऊपर में जो है हमारा क्या होती है, ये जिस प्रकार से क्रीम तैरती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो है स्थल मंडल तैरती है। इतनी बात तो हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी। अब आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो है, ठीक इसी किस प्रकार से जो हमारा जो है पृथ्वी का प्लेट जो है विभाजित हो गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गया। अब यह हमेशा ये होती रहती है, जिस कारण से जो क्या होती है, हमारा जो पृथ्वी का प्लेट है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। अब एक बात थोड़ा सा और समझना, अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की किसी एक भाग में ऐसी स्थिति होती है, पृथ्वी के अलग अलग भागों में ऐसी स्थिति होती है। इस कारण से क्या होती है, इसमें दो प्रकार से जो है प्लेट अलग होती है। एक जो प्लेट अलग होगी, देखिए यहाँ से जो प्लेट अलग हुई, एक प्लेट इस दिशा में चलेगी और एक प्लेट इस दिशा में चलेगी, क्योंकि यहाँ के संवहनीय धारा उठी, और संवहनीय धारा उठने के कारण एक दिशा इधर हो गई और एक दिशा क्या हो गई, इधर हो गई। ये बातें तो आपको समझ में आई। अब क्या है कि देखिए, जिस कारण से एक प्लेट जो हमारे पृथ्वी का जो एक जो है प्लेट इधर हो गई और एक प्लेट इधर हो गई, तो इस तरह से एक भाग इधर जाना और एक भाग इधर जाना, इसको कहते हैं अपसरित। क्या कहते हैं, अपसरित कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको अपसरित कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपसरित गति कहते हैं। और अब थोड़ा सा एक बात और समझिए, ऐसी स्थिति, सेम स्थिति हमारे पृथ्वी के किसी अन्य भागों में भी होता होगा। मान के चलिए यहाँ होता होगा, यहाँ होता होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट क्या हो रही है, इधर जा रही है। जब एक प्लेट इधर आई और एक प्लेट इधर आई, तो ये तो बीच में जाके टकराएगी ना, ये तो कहीं ना कहीं टकराएगी, और यहाँ पर टकराती है, तो इस गति, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर, इस गति को कहते हैं अभिसरित गति। क्या कहते हैं, अभिसरित गति कहते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी जब दो प्लेट दूर होती है उसको अपसरित कहते हैं, और जब दो प्लेट पास आती है उसको अभिसरित कहते हैं। और जब अपसरित हुआ हमारा क्या हुआ, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर निकली, और इसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। और जब यह प्लेट क्या होती है, आपस में जुड़ती है, आपस में जुड़ती है, तो इधर देखिए, इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी, तो दोनों आपस में आकर के ऐसे टकराएगी ना, आपस में तो आकर के टकराएगी। देखिए यह जो है आपस में ऐसे करके टकराएगी ना, ऐसे टकराएगी, और जो ही टकराएगी तो यह वाला भाग क्या होगा, ऊपर उठेगा। यहाँ पर भाग क्या होगा, ऊपर उठेगी, क्योंकि दो हमेशा उसको तो संवहनीय धारा यानी हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो मेंटल वाला जो है, वो जो मेंटल जो हमारी नीचे से ऊपर आती है, ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे आती है ना, फिर नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जिस कारण से यह हमेशा गतिमान होती है। और ये गतिमान होने का नहीं, आपस में क्या होगी, टकराएगी, और आपस में टकराती है तो कभी कभी क्या होती है, ये दोनों जब टकराती है, इस कारण से क्या हो जाती है, यहाँ पर जो है माउंटेन का यानी पर्वत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार इसी को कहते हैं प्लेट जो विवर्तनी की हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनी की। ये सारी गतिविधि हुई ना कि प्लेट टूटा, जुटा, टकराया, हटा, इस सारी गतिविधि को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। और इसे ही इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। इतनी बात हमने बहुत शॉर्ट में समझाया, फिर भी थोड़ी सी 2-4-5 मिनट का वीडियो
ओवरव्यू हमने ले लिया, लेकिन इस बात को थोड़ा सा आपने समझ गया होगा तो आगे का सारा बात आसानी से हम लोग समझेंगे। तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से जो है प्लेट अलग होती है और किस प्रकार से हमारी ये जो है मैग्मा चेंबर से जो मैग्मा बाहर निकलती है और किस प्रकार से दो प्लेट आपस में टकराती है, किस प्रकार से दो प्लेट आपस से जो है हटती है। और इसी प्रकार से हमने आपको बताया था, क्या बताया अभी तो ध्यान से समझिए। हमने आपको बताया था, देखिए क्या बताया था कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल कितने प्लेट में विभाजित है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। जिस प्रकार से जो क्रीम अपना दूध का जो है अलग अलग जो है विभाजित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो स्थल भी अलग अलग विभाजित है और यही अलग अलग जो है उसी के क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इतनी बात तो समझ में अब आ गई होगी। आगे देखिए, अब स्थल मंडलीय प्लेट को समझिए। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर, हमने क्या कहा, जब हमारा जो क्रीम होगा कुछ बड़ा सा हिस्सा एक तरफ हो जाए, कुछ छोटा छोटा हिस्सा अलग अलग हो जाएगा, वैसे ही तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर जो असमान आकार की प्लेट होती है, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी, तो कुछ बहुत छोटी तो कुछ बहुत बड़ी, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की संहति टिकी हो। और इसी के ऊपर हमारे महाद्वीप जिस पर हम लोग रहते हैं और महासागर जिसमें पानी है, जलाशय है, वो सारी किस पर टिकी है? इसी स्थलीय मंडलीय प्लेट पे टिकी है, इसी स्थल मंडल के प्लेट पे टिकी है। अब तो हमें लगता है कि आपको यह प्लेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल ही गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। यह जो प्लेट है ना, हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। हमने बताया ना, चूंकि देखिए धरती हमारा गोल है, धरती गोल है, तो कुछ प्लेट इधर आया तो कुछ इधर गया, अब कुछ उधर से भी कुछ इधर आया होगा तो कुछ उधर जाता होगा, और चूंकि हमारा धरती गोल है तो ऐसे होता होगा। देखिए ये प्लेट इधर गई तो यहाँ से प्लेट इधर आई, ये प्लेट इधर गई, देखिए ये प्लेट इधर गई तो इधर गई, कुछ प्लेट इधर आता होगा, कुछ प्लेट जो है इधर जाता होगा, कुछ प्लेट इधर जाता होगा, कुछ प्लेट जो है फिर इधर जाता होगा, कुछ प्लेट जो है इधर जाता होगा, और इसी प्रकार से जो है प्लेट क्या होती रहती है? तो घूमती रहती है। ये बात तो समझ में आ ही गए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, ये नहीं लगे कि जिस प्रकार से हमने दूध को उबाला और तुरंत क्रीम अलग अलग दिशा में बट गई, इतना जल्दी नहीं होती है जितना जल्दी अपन दूध के साथ देखा। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यही कह रहे हैं क्या कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो क्या होती है? तो घिसकती है, कुछ मिलीमीटर के लगभग घिसकती है। और इसी कारण से आज हमारा जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, देखिए हम अभी मैंने थोड़ा सा ये बात को बता ही देता हूँ, यहाँ पर जिक्र मैंने किया इंडियन और यूरेशियन प्लेट का, तो देख लीजिए इधर से हमारा यूरेशियन प्लेट है, इधर से हमारा यूरेशियन प्लेट और इधर से हमारा इंडियन प्लेट जब जाता है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एक जो है माउंटेन का निर्माण होता है और उसी माउंटेन का नाम क्या है? हिमालय पर्वत। क्या नाम है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण यही प्लेट टेक्टोनिक्स गति के कारण हो रही है। बात समझ में आ गए होंगे। और जिस कारण से इधर से देखिए, इधर से क्या होती है? इधर से इंडियन प्लेट का दिशा ऐसे है, इधर इसका दिशा ऐसे है, यहाँ पर जाकर के टकराती है, जिस कारण से दो प्लेट जब टकराती है तो वहाँ पर क्या होती है? तो हमारे पर्वत का निर्माण होता है। यह बात भी समझ में आ ही गए होंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं क्या कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो कि सारी जितनी बात मैं अभी पढ़ रहा हूँ सारी बात तो मैंने बता रखा अभी। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से, वृत्तीय मतलब एक सर्कल रूप से जो है घूमता रहता है। ये बात भी हमने अभी बता दिया। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। अब आखिर ये गतियां उत्पन्न होती क्यों है? इसके पीछे भी बहुत सारा बल हमें काम करती है। अब देखिए कौन कौन से बल काम करते हैं। इसमें जो हमें बल काम करेगी ये बल है क्या क्या? तो एक बल का नाम है क्या? तो अंतर्जनित बल, और दूसरा बल का नाम है क्या? बहिर्जनित बल। एक बल का नाम क्या है? अंतर्जनित, और दूसरे बल का नाम क्या है? बहिर्जनित बल। अब देखिए अंतर्जनित बल क्या है? तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, यह कभी भी आ जाती है, आकस्मिक मतलब एट रैंडम, अचानक आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी धीमी गति, कभी अचानक तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है और यही जो अंतर्जनित बल है इसी कारण से जो है भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। इतनी बात तो समझ गए। आगे देखिए,
जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी के बाहर जो होती है वो बहिर्जनिक बल और पृथ्वी के अंदर जो होती है वो अंतर्जनिक बल। अब देखिए पृथ्वी में जो गतियां हैं, जो गतियां करने का कितने 2 बल है काम करता है। कौन कौन बल? जो एक बल का नाम है क्या? तो पृथ्वी की गतियां है ना, एक बल का नाम है अंतर्जनित बल और दूसरा का नाम है बहिर्जनित बल। अब ये अंतर्जनित बल आज जो हम लोग जो इस क्लास में जो बात करेंगे वो केवल अंतर्जनित बल के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में अपन बहिर्जनित बल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अंतर्जनित बल में क्या है, तो देखिए आकस्मिक बल और पटल निरूपण बल। अंतर्जनित बल भी 2 प्रकार के हैं, एक आकस्मिक और दूसरा पटल निरूपण बल। अब ये आकस्मिक बल क्या है? देखिए इसके भी कई अलग अलग है, जैसे भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, भूस्खलन होते हैं। हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे और भूस्खलन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में अपन लोग बात करेंगे नदी के बारे में, पवन के बारे में, समुद्री तरंग के बारे में, हिमनद के बारे में। तो यानी बहिर्जनित बल हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे और अंतर्जनित बल के बारे में आज की क्लास में बात कर रहे हैं अपने लोग। तो आप एक एक करके पढ़ेंगे, भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, भूस्खलन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो ज्वालामुखी के बारे में। आपने अब समझ ही गया होगा कि ज्वालामुखी कैसे आती है। जब 2 प्लेट अपसरित होती है, एक इधर और एक इधर, तो इस बीच में से क्या होती है, तो मैग्मा बाहर निकलती है और यही गतिविधि क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कहलाती है। देखिए ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ, और वो पिघले हुए पदार्थ क्या होता है, मैग्मा होता है। क्या होता है? पिघले हुए पदार्थ मैग्मा होता है। पिघले हुए पदार्थ क्या होता है, तो मैग्मा होता है। वो क्या होते हैं, अचानक निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी यानी क्रस्ट पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अर्थात मैग्मा अचानक बाहर निकलते हैं। यही प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाते हैं। आगे देखिएगा, यह पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यह जो अंतर्जनित बल के कारण क्या होती है, तो ज्वालामुखी का जो है निर्माण होती है। ये बात अभी आपने समझा। आगे देखिए, हम बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उतने पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब यह ज्वालामुखी के बारे में क्या है कि थोड़ा सा आपके एग्जाम में आते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लीजिए। देखिए हमने अभी जो चर्चा किया सेम बात है। यह आपके एनसीईआरटी का ही फोटो है। देखिए ये वाला जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैग्मा चेंबर है। मैग्मा कोष्ठ को ही कहते हैं मैग्मा चेंबर। क्या कहते हैं, मैग्मा चेंबर या मैग्मा कोष्ठ, जहाँ पर मैग्मा होती है। तो ये हो गए हमारे मैग्मा कोष्ठ। और ये है क्या, तो ये मेंटल है। ये मेंटल और ऊपर वाला भाग क्या है, परपटी है। ये येलो वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट है, और जो रेड वाला भाग दिख रहा है ये हमारा क्या है, तो मेंटल है। और ये मेंटल हमने बताया ना कि जब ये भूपर्पटी में यानी क्रस्ट में जब छिद्र होती है, यही मेंटल क्या होती है, तो बाहर निकलती है। यही मेंटल बाहर निकलती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाती है। तो देखिए जब निकलती है ऐसे निकली, ऐसे करके कुछ ऐसे हो गई, निकली ऐसे हो गई, ऐसे होते होते क्या होती है, बाहर तक निकलती है। तो यह जो देखिए यह जो होल होती है ना बीच वाला, जिस रास्ते से होकर के निकलती है, यह रास्ते जो है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, तो निकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकास या वेंट कहा जाता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी, कहते हैं क्या कि जो हमारा जो है मैग्मा जो है, मैग्मा कोष्ठ से अर्थात मेंटल वाले भाग से जो है किस जो है रास्ते बाहर निकलती है, तो उसे जिस रास्ते से बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो निकास कहते हैं। ठीक है, और जो मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ पर जो गड्ढा होता है वहाँ पर जो रहता है उसे क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और यही क्रेटर क्या होती है, बात को थोड़ा सा समझिएगा। जिस प्रकार से कभी पानी को जो है ना, पानी वाले पाइप को ऐसे करके खड़ा कर दीजिएगा, देखिएगा दोनों पानी क्या होता है, दोनों तरफ गिर जाती है, और बीच वाला भाग देखिएगा खाली, बीच में से पानी ऊपर की ओर नहीं भागती है, दोनों तरफ हो जाते, तो बीच में थोड़ा सा क्या रहती है, खाली हो जाती है भाग। यही भाग क्या कहलाती है, तो क्रेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रेटर कहलाती है। और जो सबसे ऊपर जो होती है वो क्या होती है, गैस व राख होती है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि ज्वालामुखी की सबसे अंतिम प्रक्रिया क्या है, तो गैस व राख। गैस व राख सबसे अंतिम में क्या होती है, तो गैस व राख निकलती है, गैस व राख
राख निकलती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हमने मोटा मोटी तौर पर आपको बताया यह जो निकल रहा है यह क्या है, यही तो लावा है। ये क्या है, लावा। जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है तो वो मैग्मा, और जब धरती के बाहर आ गए तो क्या कहलाते हैं, लावा कहलाते हैं। और कल हमने यह भी देखा था कि यह जो पृथ्वी से अंदर से जो मैग्मा निकलती है यह कभी कभी क्या होती है, पृथ्वी के जो क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाता है, जिस कारण से अलग अलग संरचना वाली नीचे में ही क्या हो जाती है, तो वो मैग्मा ठंडा हो जाती है और वह भी आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। और यह जब बाहर जो लावा निकल जाती है यह भी आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी क्या है। तो कुल मिलाकर के इतनी बात समझ लें, ज्वालामुखी क्या है, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो है बाहर निकलती है, इसी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। और यह जिस रास्ते से निकलता है उस रास्ता को निकास कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर में जो वृत्ताकार नुमा जो आकार बनता है उसे एक क्रेटर कहा जाता है। और यह क्या होती है, जब मान के चलिए यह जो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जो क्या होती है, ज्वालामुखी बंद हो जाती है। यह हम आगे समझाएंगे कि ज्वालामुखी बंद भी कैसे होती है। यह जो है बंद होती है तो यही जो क्रेटर वाला भाग होता है, यही क्रेटर वाले भाग में क्या होती है, जब पानी जो है जमा हो जाते तो बहुत बड़े झील का निर्माण कर देता है। क्या कर देते हैं, झील का निर्माण कर देते हैं। तो यह भी बात आपको समझ में आ गया। तो मोटा मोटी तौर पर हम लोग पढ़े कि जो है ज्वालामुखी क्या है, और आपके एग्जाम में आते हैं बस इतना ही आते हैं कि ज्वालामुखी क्या है ना। तो ये हमने आपको बता दिया। ज्वालामुखी भू पर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, यही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाते हैं। और यह अंतर्जनित बल का परिणाम है। और हम लोगों ने इस प्रकार से ज्वालामुखी को शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में खत्म किया, जबकि इतना ही ज्वालामुखी की बातें नहीं है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में, जो आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न। कहां से, तो भूकंप से। देखिए भूकंप आखिर क्या है, तो भूकंप शब्द का अर्थ भूपृष्ठ में होने वाला कंपन है। भूपृष्ठ कहने का मतलब जो हमारा भू यानी क्रस्ट वाले भाग में जो होने वाला कंपन क्या कहलाता है, तो भूकंप कहलाता है। आगे देखिएगा, स्थलीय मंडल प्लेट के गति के कारण, हमने अभी स्थल मंडलीय प्लेट पर रखे हैं। स्थल मंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है और इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। हमने कहा कि इधर से ये प्लेट गया, इधर से ये प्लेट गया, ये टकराएगा तो क्या होगा, हिलेगा ना, और हिलेगा तो क्या होगी, भूकंप होगी। ज्वालामुखी जो अचानक निकलेगी, अगर इसी बीच से होकर के ज्वालामुखी निकले तो ज्वालामुखी निकलेगी तो अचानक इसके भी इधर नीचे का मैग्मा क्या होगा, खाली होगा। नीचे का मैग्मा खाली होगा। थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, मान लिया जाए बैलून या फिर बैलून रखते हैं, बैलून में कहीं पर होल मारते हैं तो क्या होती है, हवा जोर से निकलती है। तो जहां से हवा निकलती है क्या वहीं पर कंपन होती है कि चारों तरफ कंपन होती है, चारों तरफ कंपन हो जाती है। अब कंपन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां से हवा निकल रही है वहां पर देखते फर 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 आवाज मारते रहता है, वहां पर ज्यादा कंपन होती है। बाकी जो सबसे नीचे वाला पेंदी वाला भाग में कंपन नहीं होती, धीरे धीरे क्या हो जाती है, सुकड़ जाती है, होती है। अब वही धरती से जो है ये अगर मैग्मा निकलेगी तो जैसे बैलून से हवा निकलेगी वैसे मैग्मा निकलेगी, तो मैग्मा निकलेगी तो स्वाभाविक बात है कंपन होगा कि नहीं होगा, तो इस कारण भी भूकंप होती है। ऐसा नहीं है कि भूकंप होने के लिए 2 प्लेट आपस में टकराएगी, नहीं, बहुत सारा कारण है भूकंप का, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। अब देखिए हमने क्या बताया अभी आपको कि पृथ्वी के भूकंप जो है यह क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, तो गति करता है। इसी कंपन को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे। देखिए भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां सर्वप्रथम कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। हमने क्या कहा कि भूकंप आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। अभी हमने बताया एक ज्वालामुखी हो गए, एक प्लेट टेक्टोनिक्स जो आपस में प्लेट जो है आपस में टकराती है, यह भी कारण हो गए। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे कारण है। मैं पहले थोड़ा सा कारण को ही बता दूं तो आपको थोड़ी सी यह बातें और आसानी से समझ में आएगी। देखिए भूकंप उत्पत्ति के क्या क्या कारण है, तो हमने तो एक बता ही दिया, प्लेट विवर्तनी की यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का जो होती है जिस कारण से भूकंप आती है, अब टकराएगी हटेगी इस कारण से होगी। ज्वालामुखी विस्फोट से होगी, चूंकि प्लेट टेक्टोनिक्स होगी तो ज्वालामुखी आ ही जाएंगे। अब होती है क्या, खनन विधियां की वजह से। कहेगा सर खनन विधि से कैसे होगा, थोड़ा सा समझिए। हम क्या करें कि एक जो है बैलून ले ले, इस बैलून को जो हवा भर दे और एक तरफ क्या करें, थोड़ा सा वेट को रख दे। धीरे धीरे हम वेट को थोड़ा धीरे धीरे वेट को रखें, तो एक के बार ऐसे मार दे तो क्या होता है, फूट जाता है। लेकिन धीरे धीरे वेट को रखते हैं तो ये इसका जो हवा रहती है वो क्या होती है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाती है और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, दब जाती है। वैसे ही हमारा धरती पे क्या है, हमारे धरती पे बहुत खनिज है। अब वो खनिज मान लीजिए यहाँ पर है, तो खनिज यहाँ पर है तो नीचे का जो हमारा मेंटल वाला जो दबा हुआ भाग है, दबाव वाला भाग,
भाग वो कहीं किसी तरफ से अपना बढ़िया से एडजस्ट है। अब इस भाग को जो हम खाली करते हैं, इस भाग को जब हम खाली करते हैं तो क्या होता है, ये वाला भाग खाली हो गया तो नीचे का भाग को भरने के लिए चूंकि लोड कम हो गया तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो इसको भरने के लिए मैग्मा आएगी ना, और मैग्मा अगर आएगी तेजी से जिस कारण से भी हलचल होगी, और जिस कारण से हलचल होगी तो क्या होगी, तो भूकंप होगी। और क्या होती है, कभी कभी मान के चलिए हम भूकंप से क्या ये जो हमारी जो खनन करते हैं हम खनिज का, तो आराम से इसमें से हम निकाल लेते हैं, एक थोड़ा करके, एक के दिन में तो पुराने निकाल लेते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं, तो धीरे धीरे निकालते हैं तो हमारा मैग्मा जो है धीरे धीरे शिफ्ट होती है। मान के चलिए कि अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। अब धीरे धीरे शिफ्ट हुई, अब होता क्या कि यहाँ की जगह तो खाली हो गई। अब जगह जब खाली होती है तो यहाँ पर मैग्मा तो आ गई है, एडजस्ट कर लिया अपने आप को। अब अचानक वर्षा होने लगता है। अब जब वर्षा होने लगती है तो पानी अचानक यहाँ पर बहुत अधिक हो जाती है। अब पानी अचानक अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर लोड अधिक हो जाएगी, और इसी लोड को बैलेंस करने के लिए फिर क्या होती है, मैग्मा एने ओने घिसकती है, और मैग्मा जब एने ओने घिसकेगी तो क्या हो जाएगी, तो फिर से जो है कंपन आएगी, और यही कंपन क्या होता है, तो भूकंप होता है। कि गुरुजी हजम नहीं हो रहा है इस बात को, आप ऐसे समझें, आप अपने रूम में अभी जहाँ पर पढ़ रहे होंगे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, बगल से होकर के एक ट्रक गुजरती है, तो ट्रक गुजरती तो आपके रूम में कंपन होती है ना। बताइए ट्रक गुजरी कहाँ, सड़क पे, कंपन कहाँ हो गई, आपके रूम के अंदर। कैसे हो गई कंपन, तो देखिए ट्रक जो वहाँ गुजरी तो वो कंपन यहाँ हुई। अब उसी प्रकार से अगर अचानक सा वर्षा होकर कहीं पे भर गया पानी, तो वो जो नीचे का जो मैग्मा है वो थोड़ा सा एडजस्ट होगी, और एडजस्ट होगी तो बहुत दूर तक हमें क्या होती है, भूकंप का एहसास होती है। बात समझ में आ गई। तो यह भी कारण है, खनन गतिविधि भी कारण है, प्रत्यास्थता प्रतिक्षेप भी कारण है, और जल भराव भी कारण है। अब यह जल प्रत्यास्थता मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजों को करना, जैसे खनिज में ही किए थे। अब जल भराव क्या होती है, या बांध बनाकर। अब देखिए मान के चलिए कि इधर से नदी आ रही थी और इधर जाकर के नदी मान लीजिए या कुछ सागर में गिर जा रही थी। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत सारा डैम बना दिया। अब डैम बनाए तो क्या हुआ, पानी तो धीरे धीरे इधर भरा, तो धीरे धीरे पानी भरा तो धीरे धीरे लोड जो है नीचे में एडजस्ट हुआ, क्योंकि हमारे नीचे में प्लेट के नीचे क्या है, मैग्मा है, तो ये मैग्मा जो तरल अवस्था में है। अब इस तरह पर लोड बढ़ा होगा तो यहाँ पर धीरे धीरे धंसा होगा, थोड़ा सा धंसा होगा, थोड़ा सा दबाव भरा होगा, मान के चलिए थोड़ा सा जो है भार पड़ा होगा। अब भार पड़ा होगा तो ये मैग्मा अपना आराम से इधर उधर सेपरेट हो गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोड पड़ा था। अचानक ये डैम टूट जाए, तो ये पानी अचानक इस पट्टी पे जाएगी, अचानक जाएगी तो क्या होगी, इतनी अचानक से तो मैग्मा भी इधर उधर सेपरेट होगी, और मैग्मा जब इधर उधर सेपरेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, भूकंप आ जाएगी। तो भूकंप आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जल भराव भी हो गए, ठीक है। अब यही बात मैं थोड़ा सा समझा रहा था। देखिए कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम कंपन आरंभ होता है। अब भूकंप हो गई, अब क्या करें कि भूप्रपट्टी यानी हमारा क्रस्ट के नीचे जहाँ से सर्वप्रथम भूकंप यानी कंपन आरंभ होती है, कंपन शुरुआत होती है, उसे क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। सर्वप्रथम जब क्या होगी, तो कंपन होगी, सर्वप्रथम जहां पर कंपन होगी उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आते हैं। भू सतह पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे महसूस की जाती है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए ये धरती है, और इस धरती के नीचे जहां पर सबसे पहले जब भूकंप का एहसास हुआ, मतलब भूकंप धरती के अंदर एहसास नहीं, जहां से धरती के अंदर से यानी जो हमारी जो क्रस्ट है उसके नीचे जहां पर कंपन सबसे पहले शुरुआत हुआ, वह वाला क्षेत्र क्या कहलाती है, उद्गम केंद्र कहलाती है। मैंने यही कहा ना कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां सर्वप्रथम कंपन शुरुआत हुआ, यह क्या कहलाएगी, उद्गम केंद्र कहलाएगी। और इसके ठीक ऊपर डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल में इसके ऊपर धरती पर जो सबसे पहले जहां पर झटका महसूस की जाती है, जहां पर उसे क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भू सतह पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे महसूस की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि जहां पर सबसे पहले क्रस्ट के नीचे भूकंप की कंपन प्रारंभ हुई जहां से, उसको कहेंगे क्या, तो उसको कहेंगे उद्गम केंद्र। और जहां पर धरती के ठीक ऊपर इसके 90 डिग्री ठीक ऊपर जहां से भूकंप स्टार्ट होती है, इसके ठीक 90 डिग्री ऊपर जो है हमें एहसास होती है भूकंप, पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट के ऊपर यहाँ पर जो हमें भूकंप एहसास होती है, यही केंद्र क्या कहलाती है, तो हमारे अधिकेंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधिकेंद्र कहलाते हैं। तो आपके उद्गम केंद्र भी समझ में आ गई, अधिकेंद्र भी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए उद्गम केंद्र क्या है, तो हमारे भूप्रपट्टी के नीचे सर्वप्रथम जहां से कंपन प्रारंभ होती है वही स्थान उद्गम केंद्र कहलाती है। और पूछेगा अधिकेंद्र क्या है, तो अधिकेंद्र क्या है, तो पृथ्वी का वह स्थान जहां पर पृथ्वी के ऊपर वह स्थान जहां पर सर्वप्रथम भूकंप को एहसास यानी महसूस किया जाता है, वही क्या कहलाता है, तो अधिकेंद्र कहलाता है। दोनों बात समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए
अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। किस रूप में गमन करती है? तरंग के रूप में, वेव के रूप में गमन करती है। आगे मैं बता रहा हूं, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है। अधिकेंद्र के निकटतम कहने का मतलब क्या होता है? जहां पर सबसे पहले आता है ना, जहां पर सबसे पहले आता है। निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे घटती है। आप कुछ इस प्रकार से समझें। आप क्या करें, एक पानी जो है, थाली में पानी हो, मान के चलिए एग्जाम्पल जो कि हमारे पास थाली इजली मिल जाते हैं, थाली में पानी भरिएगा और उसमें एक छोटा सा कोई जो है पत्थर को गिराइएगा, तो पानी पूरा भर दीजिएगा, या फिर जो है कोई जो है पतीला में पानी भरिएगा, उसमें छोटा सा पत्थर गिराइएगा। या कभी आपने तालाब में स्नान करने गए होंगे तो कोई पत्थर को फेंके होंगे बचपन में, जब पत्थर को जहां पर फेंकते, जहां पर गिरता है, वहां पर देखिए वहां से वेव बहुत तेजी से बढ़ती है, वहां से एक नहीं बहुत वेव निकलती है बहुत ज्यादा तेजी से, और वहां पर पानी बहुत ज्यादा कंपन होती है। लेकिन जो ही दूर जाते चलेंगे तो क्या होगा, उतना कंपन कम महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार से जब सड़क के आपके जस्ट किनारे वाला कमरा में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका वो कमरा में ज्यादा वाइब्रेट होगा जब कोई ट्रक जाएगी तो, लेकिन जो सबसे पीछे वाले जो होंगे उसमें क्या होता है, बहुत कम एहसास होता है, और बहुत दूर वहां पर एहसास होती ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने क्या कहा कि जहां पर भूकंप उत्पन्न होती है वहां पर अधिक जो है हानि होगी, अधिक झटका महसूस होगी, लेकिन उससे जो जो दूर जाएंगे तो झटका क्या होगी, तो कम महसूस होगी। लेकिन यह कैसा होगी, तो वृत्ताकार होगी। क्यों? क्योंकि हमारा धरती गोल है। अब देखिए, ये मान के चलिए हमारा धरती है, ये धरती यहाँ से भूकंप जो है पृथ्वी के नीचे से जो जिस उद्गम केंद्र से जो है उत्पन्न हुआ और यहाँ पर अधिकेंद्र पर पहुंचा, और यह जो अधिकेंद्र पर पहुंचा तो क्या होगा, चारों तरफ ऐसे होगी, ऐसे करके होगी ना। मान लीजिए भूकंप आया तो भूकंप के इधरों भागेगा, इधरों सब तरफ जाएगी वेव, तो कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, और जो जो लंबा चलते चलेंगे वेव क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो नजदीक में क्या करेगा भूकंप, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जितनी दूर जाते चलेगी उतनी क्या होगी, नुकसान कम होती चलेगी। यह बात भी समझ में आएगी, नुकसान बोले तो झटका कम फील होगी। यही बात हमने कहा कि अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से जो है अधिकेंद्र यानी पृथ्वी पर सर्वप्रथम जहां पर जो है हमें भूकंप का एहसास होता है, वहां से जो है क्या होती है, कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, तो घटती है। ये बात हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब हम लोग जो है आखिरी पड़ाव पे हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है कि भूकंप की उत्पत्ति का क्या कारण है, ये बात हमने कर रखा है। अब देखिए, हमने कहा कि भूकंपीय जो हमारे जो तरंग है, जो अधिकेंद्र से तरंग के रूप में जो है क्या होती है, तो बाहर बढ़ती है। जो है भूकंप, यही क्या है, इसकी जो है 3 प्रकार की तरंग होती है। कितने प्रकार की तरंग होती है? 3 प्रकार की तरंग होती है। एक हमारे पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग यानी यह तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसके बारे में आगे हम जिक्र करते हैं कि अनुदैर्घ्य क्या होती है। पी तरंग जो होती है, आपके एग्जाम में सीधा सीधी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि पी तरंग जो होता है ना, वो कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जो एस तरंग होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो एल तरंग क्या होता है, वह पृष्ठीय तरंग होता है। यह जो एल जो है ना, यह एल का मतलब बुझे करते होता है क्या, लव। और लव तरंग इतनी खतरनाक होती है, पता ही कि हमारी जिंदगी में लव कितनी खतरनाक होती है। और ये संयोग बच गया ना कि एल तरंग जो है ना, एल तरंग का नाम भी है लव तरंग। अभी मैं बता रहा हूं कि लव तरंग क्या होती है ना। देखिए, तो ये हमने एक एक करके बात कर लेता हूं, किसके बारे में, पहले पी तरंग के बारे में, एस तरंग के बारे में और एल तरंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। यानी हमारे यह धरती है, यहाँ से जो है यह जो उद्गम केंद्र था, उद्गम केंद्र से सबसे पहले कहाँ पर आया, अधिकेंद्र पर आया। कहाँ आया, अधिकेंद्र, जहाँ पर बना हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो कह रहे क्या, यह तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। यह तरंग नीचे सबसे पहले कौन पहुंचती है, तो हमारे पी तरंग पहुंचती है। अतः इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, प्राइमरी तरंग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले पहुंचा, तो इसलिए इसको क्या कहे हमने इसको सबसे पहले पहुंचा, इसलिए हमने इसको पी तरंग कहा। क्या कहा, पी तरंग। अब एस तरंग क्या है, यह तरंग पी तरंगों के बाद पहुंचती है, अतः इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है। सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है, पी तरंग, इसके बाद कौन तरंग, एस तरंग, और इसके बाद कौन तरंग, एल तरंग का एल तरंग पहुंचता है। कौन तरंग, एल तरंग। क्या करें, देखिए, इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, इसीलिए इसे लव तरंग भी कहा जाता है। और एक बात समझ लीजिए कि लव जो होती है ना, क्या होती है, एकदम भूचाल लाती है, एकदम पूरा का पूरा हिला देती है ना,
वही है लव तरंग। और बताया ना कि सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होती है, तो लव ही होती है ना। तो सबसे खतरनाक तरंग कौन होगा, लव तरंग होता है। सबसे हानि किस तरंग से पहुंचती है, तो लव तरंग से पहुंचती है, इसलिए लव से बच के रहना चाहिए, है ना। तो क्या करें कि लव तरंग क्या करती है, तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती। कैसे, मैं जिक्र करता हूं। अभी देखिए, हमने कहा पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी के अधिकेंद्र पर यानी पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है। एल तरंग इसके बाद पहुंचती है, पी तरंग इसके बाद पहुंचती है एस तरंग और तब आती है एल तरंग। देखिए इस तरंग यानी पी तरंग, इस तरंग की औसत गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। किस तरंग की गति, तो पी तरंग की गति। और एस तरंग की गति कैसे होती है, इस तरंग की औसत गति लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितने, 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस तरंग की औसत गति लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितने किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और समझिए अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी ये जो पी तरंग होती है वो कैसे तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जो कि ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। कैसे करती है, ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। अब ये कैसे करती है, थोड़ा सा इस बात को देखिएगा। देखिए यह जो हमारा अनुदैर्घ्य तरंग होती है ना, ये अनुदैर्घ्य तरंग कैसे चलती है, तो देखिए ऐसे करके आई, ये ऐसे आती है, ऐसे देखिए ऐसे आई, ये धक्का दिया इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, 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 ऐसे ऐसे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, इस पे, ऐसे। जैसे अगर मान के चलिए कि कभी आप लोग बैलून अगर मेला से में खरीदे होंगे तो आप कभी देखे होंगे, या तो फिर कोई रिंग टाइप का एक जो होती है ना मोती टाइप को, इसे आप क्या करेंगे तो थोड़ा सा जो है इसे ऐसे करके अगर इसमें धक्का देंगे, पूछ देंगे, तो देखिएगा ये एकदम सीधा भागती है, ऐसे है ना, ऐसे सीधा भागती है, एक दूसरे से ऐसे करके, ऐसे करते हुए, ऐसे करते 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 आगे भागती है। तो इसी को क्या कहते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य। देखिए ये ऐसे ही होती है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे देखिए स्प्रिंग की तरह होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ये ऐसे 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 भागती है। तो इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अब देखिएगा ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, तो यह जो प्रकाश के तरंगों के समान व्यवहार करती है, यानी ये सीधा क्या करती है, तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती, ऐसे एकदम चलती है। ये इसमें फ्लक्चुएट नहीं होती, बस ऐसे 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 चलती है, ऐसे ऐसे। इसको क्या कहते हैं, तो एस तरंग कहते हैं। और यह जो एल तरंग है, यह क्या है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग यह भी होती है। यह भी कैसा होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। और हमने क्या कहा कि सबसे खतरनाक क्या होती है, लव। तो यह कैसा कैसा होगा, यह कैसा होगा, खतरनाक होगा। इसलिए सबसे खतरनाक कौन सा तरंग है, एल तरंग है। हमें लग रहा है कि आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से यह जो है थोड़ा सा भास्ट हो गया है। आप बस इतना ध्यान रखेंगे, मैंने समझाने के पर्पज से थोड़ा सा बता दिया, आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जो पी तरंग होता है वह कैसा होता है, तो अनुदैर्घ्य होता है। एस तरंग कैसा होता है, अनुप्रस्थ होती है। और एल तरंग कैसा होती है, अनुप्रस्थ होती है। और यही बात हमने यहाँ पर जिक्र किया था। पृष्ठीय तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि धरातल पर आती है, ये धरातल पर चलती है, इसलिए इसे पृष्ठीय तरंग कहते हैं। पी तरंग हमारा कैसा है, अनुदैर्घ्य है। एस तरंग कैसा है, अनुप्रस्थ है। और एल तरंग कैसा है, तो पृष्ठीय तरंग, अर्थात यह भी अनुप्रस्थ है। अब देखिएगा इस बात को हमने जो समझाया बस और थोड़ा सा समझ लीजिए। जो हमारा एस तरंग, जो पी तरंग होती है ना, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति करती है। और यह क्षति सबसे कम करता है, यह क्षति सबसे कम करता है। और यह जो है हमारा पी के बाद क्या था, तो एस तरंग जो है यह क्या है, एस तरंग है ना, जो हमारा एस तरंग है यह क्या है, तो एस तरंग जो है यह क्या करता है, तो केवल ठोस माध्यम में गति करती है। और यह औसत क्षति करता है, थोड़ा मोड़ा क्षति करती है। और यह जो है ना हमारा एल तरंग, यह धरातलीय तरंग है, यह अत्यधिक विनाश करता है। यानी देखिए धरती से निकला पी तरंग, एस तरंग, और यह धरती पर जब पहुंचा और यहाँ पहुंचा, और यहाँ से जो यह निकलना शुरू करता है, ऐसे करके निकलना, भागना शुरू करता है। और यही तरंग क्या कहलाता है, तो एल तरंग कहलाता है। इसलिए इसे पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। यह पृष्ठीय तरंग यानी धरातलीय तरंग होता है, यह धरातल पर चलता है। और यह धरातल पर जो चलेगा वही नुकसान करेगा। तो इसीलिए कहते हैं यह अत्यधिक क्या होती है, तो विनाशकारी होते हैं, अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यह है कि हमारे भूकंप जो है कितने तरंग होती हैं, 3 तरंग होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। एस तरंग कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। एल तरंग कैसा होता है, पृष्ठीय तरंग, यानी यह भी अनुप्रस्थ तरंग या फिर धरातलीय तरंग होती है। तो ये बात आपने भूकंप के बारे में भी समझ लिया है ना। आगे देखिएगा, आगे यदि बात किया जाए तो देखिए भूकंप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है भूकंप के बारे में, बस इसको कर लेते हैं और हमारा जो है क्लास बस 1 से 2 मिनट बचा
पूछा हुआ है। देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आपके एग्जाम में ज़्यादा सिस्मोग्राफ आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा आपको कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, एक मशीन से किया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, भूकंप को जिस यंत्र से मापी जाती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। जैसे हम लोग जिस यंत्र से बुखार नापते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं, लेकिन थर्मामीटर में जो रिएक्टर स्केल होती है उसके उस पर ना आपकी बुखार कितनी है उसको मापा जाता है। वैसे ही सिस्मोग्राफ पर जो है क्या की जाती है, तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से जो है भूकंप की मापन किया जाता है, ठीक है। और इसकी तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, हमें एहसास भी नहीं होगा कि भूकंप हुआ। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुएं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जो वस्तुएं मान लीजिए कहीं पर रखे, जैसे यहाँ पर कोई गिलास रखे तो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी भी होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी भी होती है। ये बात हमें लगता है कि आप लोगों को सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्जाम में ये बात आएंगे कि बताइए क्या जब भूकंप जो है 7.0 की तीव्रता से आती है तो क्या यह शक्तिशाली होती है, या फिर जो है बहुत कम नुकसान करता है, या कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अत्यधिक नुकसान करता है। कौन, जब 7.0 से अधिक भूकंप होगी वो वाली। नोट देखिए लिखा है कि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, किंतु स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कुछ ऐसा है जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, क्योंकि उन लोगों की जो है एहसास करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उन लोगों से जो है को पहले ही एहसास हो जाती है, ठीक है, कि भूकंप आने वाली है। तो वो लोग, जैसे हमारे यहाँ मवेशी बांधा हुआ रहता है, वो रस्सी को तोड़ करके इधर उधर भाग जाएगी अगर टूटने वाली रस्सी हो तो। सांप जो होती है वो अपने बिल से बाहर धरातल पर आ जाती है। मछलियां जो रहती है नीचे वो भी ऊपर आ जाती है, उसमें हलचल आ जाती है। तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि भूकंप आने वाली है, जिससे हम लोग थोड़ी सी सावधानी बरत करके जो है अपनी नुकसान होने से कुछ हद तक बचा जा सकता है। वैसे बचना तो थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। और बस आखिरी पॉइंट जो है ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो है बात है वो क्या है, देखिए भुज में भूकंप के झटके जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं कि जो है 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप थी। भुज कहाँ है, गुजरात में, है ना। तो 26 जनवरी 2001 को, कब, 26 जनवरी 2001 को, किस दिन, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन भूकंप आया था। सोचिए उस दिन जो भूकंप आया होगा, स्कूल में सभी बच्चे उत्साह के साथ होंगे, और उस दिन भूकंप आया, मकान गिरा होगा, कई बच्चे उसी में दब गए होंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि पूछेगा कि सबसे जो है पूछेगा कि भुज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे स्कूल प्रभावित हुए, भुज में निराशाजनक राहत हुआ, भुज की तबाही बहुत हुई, है ना। शहर में आग लग गया, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति घोषणा कर दिए, और मुख्यमंत्री की केंद्र से भी अपील की गई कि यहाँ पर जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसका कुछ भरपाई किया जाए। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर का जो है एक पड़ाव क्या होता है, समाप्त होता है। और अगली जो हमारी जो बहिर्जनित बल थी इसके बारे में हम लोग जो है अगले क्लास में जिक्र करेंगे। आज यही क्लास लंबा हो गई, लगभग 1 घंटे की हो गई होगी, जिसमें हम लोग आज अंतर्जनित बल के बारे में चर्चा कर लिया, और हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे बहिर्जनित बल के बारे में। और यह बहुत एमबीबी है, बहुत एमबीबी है, और ये पढ़ने में आपको मजा आएगा, बहुत जबरदस्त मजा आएगा, क्योंकि नदी उदी के बारे में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगी सारी बातें। यह थोड़ी सी क्रिटिकल टॉपिक थी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक था, इसे समझने में हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख करके इस सारी कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लें। और ये इस प्रकार से हमारा जो यह है इस टॉपिक का एक पड़ाव समाप्त हो गया। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं छोटका ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।